थे, मेरे साथ साजिश रचा गया और मुझे किसी चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ। हम अरेस्ट हुए, जेल भी गए। तो लाइब्रेरी जाइए, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स कोई खरीदे हैं, आपके पास नेट की दिक्कत है, तो वहाँ पे वो चीज़ पढ़िएगा ना। बिल्कुल। तो बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं और वहाँ से 2-3 घंटे का मूवी डाउनलोड कर ले रहे हैं और रूम में देख रहे हैं। कि कोई भी नौकरी लीजिए, उसमें सबसे पहला टेस्ट आपका तो होता है रिटन टेस्ट, दूसरा फिजिकल टेस्ट। और बहुत सारे बच्चे हैं कि अगर रिटन टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो फिजिकल। अभी मेरे यहाँ देखिए, पिछले बार बिहार दरोगा में जब हम लोग कोचिंग खोले तो इस कदर कोचिंग हम लोगों का हिट कर गया, लगातार बैच पे बैच बनते रहा। और पहला बैच का फी हमने रखा 1150 रुपया। और उस समय बच्चे जो हैं हर जगह के शायद किसी प्रकार से ग्रुप बनाए, क्या बनाए, और राजेंद्र कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और यहाँ से अपना पूरा हो हंगामा करते हुए निकल गए। इसमें प्रशासन को क्या लगा कि प्रभात सिंह आर्मी कोचिंग चलाता है। के बारे में खबर थी कि जब एक ऐसा समय था जो आज से कुछ साल पहले भारत की जो सरकार है उसने आर्मी में ज्वाइन करने के लिए अग्निवीर नाम की एक योजना लाई और उसमें यह तय किया गया कि 4 साल तक ही आपको नौकरी मिलेगी और उसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ पूरे देश भर में और छपरा से उसकी शुरुआत हुई थी और उसमें ट्रेनों में आग लगाई गई और उसमें आपको अभियुक्त बनाया गया था। उसके लिए आपको क्या कहानी थी, इसको कम शब्दों में बताया जरा। देखिए, सबसे पहले छपरा में हमारा जो है कंपटीशन पॉइंट मेन संस्था है आर्मी की तैयारी के लिए। मतलब सैनिक कंपटीशन पॉइंट बगल में ही नबीगंज में उसका हॉस्टल है, बिल्डिंग है, उसमें चलता है। और राजेंद्र कॉलेज ग्राउंड में सैनिक फिजिकल एकेडमी चलता है। तो हुआ क्या कि एक अभी आर्मी के बच्चे जो हैं सारे जो है दौड़ निकाल के दानापुर से आए हुए थे, आर्मी कोचिंग में वो तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे बच्चे 150 प्लस थे मेरे पास, जो फिट बच्चे थे, उनका रिटेन केवल बचा था। हुआ क्या, हर एक महीना के लास्ट में बच्चों को ऐसा कह के टाला जा रहा था, बच्चा बार बार दानापुर जाके ही कर रहे थे। एक सरकार का फैसला आया कि अब ये भर्ती कैंसिल हो गया, अब आप लोग फिर नया सिरा से 4 साल के आर्मी अग्निवीर का तैयारी कीजिए। इससे सारे मतलब पूरे भारतवर्ष में इसको कैंसिल कर दिया गया और पूरे भारतवर्ष के बच्चे आक्रोशित हो गए। और उस समय बच्चे जो हैं हर जगह के शायद किसी प्रकार से ग्रुप बनाए, क्या बनाए, और राजेंद्र कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और यहाँ से अपना पूरा हो हंगामा करते हुए निकल गए। इसमें प्रशासन को क्या लगा कि प्रभात सिंह आर्मी कोचिंग चलाता है और ज्यादा बच्चे आर्मी के हाँ, राजेंद्र कॉलेज में मेरा फिजिकल एकेडमी चलता था, हमारे ट्रेनर चलाते थे, इसमें मेरा बोर्ड बैनर लगा हुआ था और यहीं से शुरुआत हुआ। तो अब सारे प्रशासन को लगा क्या कि राजेंद्र कॉलेज में प्रभात सिंह का जैसे हर एक बोर्ड पे मतलब नाम रहता है, तो उन लोगों को लगा कि प्रभात सिंह का ये एकेडमी है और सारे बच्चे उन्हीं के हैं। चूंकि मेरा आर्मी कोचिंग भी चलता था, फिजिकल एकेडमी भी चलता था। अब प्रशासन पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया, कहीं हम नहीं थे। मेरे पास फोन भी आया, बोले सर कोई लेना देना नहीं है, हम अपने संस्था में बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच हुआ कि हमारे माननीय विधायक यहाँ भी शायद बच्चा उपद्रव कर दिया, क्या कर दिया, और जो भी हमारे शुभचिंतक लोग थे मेरा नाम बता दिया। और इसके चलते भगवान बाजार में 2 FIR, टाउन थाना में FIR, क्योंकि ट्रेन भी चली थी उसमें। हाँ, उसके बाद GRP में भी FIR हुआ, मुफस्सिल थाना में भी FIR हुआ, टोटल 6 FIR मेरे पे हुआ। और प्रशासन एकदम धरपकड़, हम बोले कि हम खुद आ जाएंगे। और 1 महीना बाद हमने सरेंडर किया कोर्ट में। और वो बच्चों के हक का लड़ाई था, सरकार वहाँ पे गलत थी लेकिन हम उसमें कहीं नहीं थे। मेरे साथ साजिश रचा गया और मुझे किसी चीज़ का तकलीफ नहीं हुआ। हम अरेस्ट हुए, जेल भी गए और इतने सारे बच्चों का सपोर्ट था कि 20-21 दिन में हम वापस भी आ गए। सारा जो दफा था नॉन अवेलेबल दफा मेरे पे लगा हुआ था। अच्छा। देशद्रोह तक का दफा लगा। बताइए क्या एक कॉम्पिटिटिव शिक्षक जो सिपाही, सेना, फौज तैयार करता है वो देशद्रोह का काम कर सकता है? लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर कोई बात नहीं, अपना जुनून जज्बा काफ़ी ये था और लगातार हम आगे बढ़ते चले गए। और फिर हम वहाँ से आने के बाद उससे दुगुना मतलब एनर्जी के साथ कोचिंग स्टार्ट किए और फिर जबरदस्त भीड़ इकट्ठा किए। मतलब आने के साथ हम 1 माह में 1000 बच्चे इकट्ठा किए। तो एक पॉपुलैरिटी हो गई एक तरह से, वो आपका फायदा ही कर गया ये कहा जाए। सारे बच्चे मुझे शुरू से मानते थे और मानने लगे। जो भी झूठा ही सही या सच्चा जो भी था, बच्चों को लगा कि कम से कम पूरे छपरा जिला में एक शिक्षक तो है जो हमारे हक के लिए लड़ा। और उससे मुझे और ज़्यादा फायदा हुआ, मुझे कहीं कोई घाटा नहीं हुआ। और चूंकि हम बच्चों के हक के लिए गए थे तो कोई मुझे बुरा भी नहीं लगा, थोड़ा तकलीफ हुआ कि मुझे फंसाया गया। जानना चाहेंगे कि आपका जो गांव है वो कहाँ है, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ हुई, शुरुआती बचपन के दिनों में किन किन समस्याओं का पारिवारिक रूप में आपको समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ा या फिर उस समस्याओं को फेस करना पड़ा? देखिए राकेश जी, सबसे पहले प्रॉपर हम रहने वाले हुए छपरा जिला के एक छोटा सा गांव है जो भेल्दी और क्या बोले उसको, भेल्दी और डेरनी के बीच में सुतिहार गांव पड़ता है। मेरा पैतृक आवास वहीं पे है। और हमारे पिताजी एक
साधारण सा जॉब करते थे। छपरा नगर पालिका था उस समय, अभी तो नगर निगम है। जी। उसमें मतलब चतुर्थ लेवल मतलब 4th ग्रेड में वो जॉब करते थे, जिसके चलते अभी छपरा में ही रहना होता है। पिताजी का बनाया हुआ घर है। और पढ़ाई का जो स्टार्टअप था, चूंकि उस समय मेरे पिताजी का पेमेंट 200 रुपया था, अच्छा। और हम लोग 3 बहन और 2 भाई थे। घर चलाना काफ़ी मुश्किल था। तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले सरकारी विद्यालय जो गांव में होता था, वही हाथ में एक थैला और एक स्लेट लेके, मुझे याद है कि हम घर के बगल में एक सरकारी विद्यालय था, उसमें पढ़ने जाते थे गांव में। हाँ। उसके बाद जब हम छपरा चले आए तो छपरा में एक स्कूल हुआ करता था, अन्नपूर्णा बाल, मतलब छोटा स्कूल था। उसमें किसी तरह पिताजी ने मेहनत करके, और चूंकि नगर निगम जो था, नगर उस समय नगर पालिका था जी। तनख्वाह बहुत कम था, 2-2 साल 3-3 साल पेमेंट नहीं मिल पाता था। घर की स्थिति जैसे तैसे एकदम लचर व्यवस्था था। और हमसे बड़े हमारी 2 सिस्टर और 1 भाई थे। चूँकि हमेशा एक माँ बाप का सोच होता है, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो शादी विवाह, हर एक प्रकार का तनाव था, जिम्मेदारी जो है। जिम्मेवारी था। और हम लोग अभी छोटे थे, तो पढ़ाई हमारी टोटल सरकारी विद्यालय से हुई है। वहाँ से किसी तरह पढ़े, फिर 7वीं क्लास में राजेंद्र कॉलेजिएट स्कूल है, उसमें पिताजी जो है नामांकन करा दिए। उससे हमने मैट्रिक पास किया। हम लोग के समय 8वां बोर्ड भी था, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से मैंने पास किया। उसके बाद पिताजी का शौक था कि बेटा जो है अधिकारी बने, और किसी ने पिताजी से बताया था कि अगर आपका बेटा एनसीसी कर लेता है तो अधिकारी लेफ्टिनेंट बन सकता है। अच्छा। तो मेरे पिताजी इंटर में रामजयपाल महाविद्यालय में एडमिशन करा दिए। वहाँ पे एनसीसी का दौर हुआ। चूँकि पर्सनालिटी बढ़िया था, फिजिकली फिट थे, हमने एनसीसी का दौर निकाला और एनसीसी में मेरा दाखिला हो गया और कॉलेज में भी एडमिशन हो गया। इसके बाद वहाँ से शुरुआत हुआ एनसीसी का। 2 साल हमने एनसीसी किया, साथ में इंटर भी हो रहा था। हमने एनसीसी 20 सर्टिफिकेट में चार्ली ग्रेड से पास किया। अल्फा ब्रेवो चार्ली 3 ग्रेड होता है। उसके बाद सी सर्टिफिकेट का तैयारी किया, चूँकि एनसीसी क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट सी होता है। अच्छा। और सी सर्टिफिकेट में भी 3 ग्रेड होता है, अल्फा ब्रेवो और चार्ली। तो फिर एनसीसी का हमने सीनियर बना। उसमें जैसे रैंक होता है, जब आप एडमिशन लेंगे तो सीडीटी कैडेट, उसके बाद होता है ईवो अंडर ऑफिसर, उसके बाद होता है सीनियर अंडर ऑफिसर। तो जब हमने 20 सर्टिफिकेट पास किया तो उसके बाद सी सर्टिफिकेट के लिए मेरा ड्रिल, चूँकि परेड अच्छा था, पर्सनालिटी ठीक था, तो परेड मेरा बढ़िया था, और उसमें मैंने सीनियर अंडर ऑफिसर मुझे रैंक मिला। और 7/7 कंपनी रामजयपाल में चलता है, उसके हम एसईओ हुए और सी सर्टिफिकेट का हमने परीक्षा दिया। चूँकि हम टीएसी कैंप गए हुए थे, और सी सर्टिफिकेट में हमने ब्रेवो ग्रेड से पास किया। अल्फा ग्रेड केवल आरडी, जो रिपब्लिक डे परेड होता है, जिनका सिलेक्शन होता है, शायद उनको अल्फा मिलता है, मुझे नहीं मिला। मतलब जो रिपब्लिक हाँ, परेड में जो शामिल होते हैं दिल्ली में, मुझे बी ग्रेड से हमने सी सर्टिफिकेट पास किया। और उस समय चूंकि गांव का माहौल था, गांव में अधिकांश बच्चे आर्मी उर्मी का तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने राय दिया कि अरे तुम सी सर्टिफिकेट पास कर गए, आराम से आर्मी में क्यों नहीं भर्ती हो जाते हो। मतलब उसका रिबेट मिलता है। मतलब हाँ, एनसीसी हाँ, अगर उसमें कोई रिटेन आपको नहीं देना है। अच्छा, अगर आप मतलब जो सी एनसीसी किया हुआ है उसको रिटर्न नहीं देना है। नहीं देना है। उसमें भी कुछ ट्रेड है जिसमें नहीं देना है, जैसे जीडी में नहीं देना है। अच्छा। तो जब हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास कर गए तो गांव में बहुत सारे लोग थे, बोले तुम आर्मी में क्यों नहीं भर्ती हो जाते हो, पर्सनालिटी बढ़िया है। और मेरे पिताजी का शौक था कि बेटा मेरा अधिकारी बने। अच्छा। चूंकि उनसे छुपा के हमने जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, उनसे सारा सर्टिफिकेट बनवा के आर्मी भर्ती में जाने के लिए तैयार हुआ। पिताजी को पता चला, पिताजी नहीं चाहते थे कि बेटा आर्मी में जाए। फिर एक जो मन में उबाल था नौकरी के प्रति, फिर थोड़ा शांत हो गया। और यहाँ पे उस टाइप से माहौल था नहीं, तो मैंने इंटर और एनसीसी सी सर्टिफिकेट एक साथ हो गया मेरा। उस समय 2 साल का था, रामजयपाल कॉलेज से किया। फिर ग्रेजुएशन भी हमने वहीं से किया। इसी बीच में चूंकि हम मैट्रिक बाद ही कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में भी आ गए थे, अपनी कंपटीशन की हाँ, तैयारी कर रहे थे। कंपटीशन, क्योंकि मेरे में जुनून था कि पिताजी का स्थिति देख के, मेहनत देख के, एक टूटी फूटी साइकिल, उससे 5-5 लोगों का खर्च चलाना काफ़ी मतलब परेशानी का सामना पिताजी करते थे। तो मुझ में एक जुनून था कि कम से कम पिताजी हमारे साइकिल पे न चढ़े, और मुझे पिताजी के लिए कमाना है। मतलब ये आपकी सोच हाँ, थी मेरी सोच थी कि पिताजी ने, चूंकि हम देखते थे घर में कभी कभी खाने की भी दिक्कत हो जाती थी, तो इस सबको हमने काफ़ी देखा है नज़दीक से। और मुझे यही था कि पिताजी कम से कम आज हमारे लिए इतना कष्ट झेल रहे हैं, कम से कम ये कष्ट भविष्य में हमारे पिताजी ना झेलें। और सेमी गवर्नमेंट का नौकरी, पेमेंट 2-2 साल नहीं मिलता था, जैसे तैसे। कितनी बार हमने देखा है कि किराना दुकानदार का बाकी रह जाता था, सामान लेने में दिक्कत होती थी। फिर हम 10वां बाद से निकल गए कॉम्पिटेटिव सेक्टर में। वैसे माहौल में मतलब पड़ोसी या फिर कुछ रिश्तेदार
किस तरह के कमेंट देखने को मिलते थे, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको याद हो जब कभी आपने सुनी हो और आपके दिल पे वो चोट हाँ। लगी हो, जैसे कोई ऐसा बात? हमारे घर में ही एक थे, बड़े पापा ही थे, कभी किसी बात का विवाद हुआ था, वो इतना बुरा पिताजी को बोले थे कि हम ये कर देंगे तो तुम दह जाओगे, उड़ जाओगे। सुन के बहुत दिल में तकलीफ लगा और झकझोर दिया। और इस सब से मुझे मोटिवेशन मिलता था, और ये सब देख के हमारे बड़े भाई, चूंकि स्थिति खराब, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने चले गए। मतलब घर की हाँ, स्थिति को घर की देखते स्थिति हुए। देख के राजेंद्र कॉलेज के वो स्टूडेंट थे, इसी में कोई कैंपस सिलेक्शन के लिए लगा था, कोई फाइनेंस कंपनी था। घर की स्थिति देख के भाई भी काम करने चले गए। और मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ दिया हाँ, उन्होंने। वो ग्रेजुएशन का पढ़ाई उनका ड्रॉप हुआ, और वो शायद महिंद्रा फाइनेंस था, इसमें अच्छा। बहुत सारा राजेंद्र कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता था, जी। वो वहाँ से कमाने चले गए। और हमेशा हमारे पिताजी, चूंकि पैसा का दिक्कत था, लेकिन हमेशा मोटिवेट करते थे, तुमको अधिकारी बनना है, तुमको नाम कमाना है। उसके बाद भाई कमाने, भैया कमाने चले गए, और मुझे पटना भेज दिया लोग। सबसे पहले मुझे दिल्ली भेजा लोग, दिल्ली पढ़ने चले जाओ। दिल्ली हमने गए आईएएस की कोचिंग में, क्योंकि पिताजी का शौक था बेटा अधिकारी बने। वहाँ दिल्ली हमने आईएएस के कोचिंग में गया, 2-3 आईएएस कोचिंग में हमने इंक्वायरी लिया। ये हम आपसे बात करें सन 2008 की। अच्छा। वहाँ पे जब हमने गया, इंक्वायरी लिया, तो फी उस समय बहुत था आईएएस का। कुछ कोचिंग में हमने पता किया, उस समय 1 लाख जो थोड़ा खराब था, जो बढ़िया कोचिंग था 1.5 लाख, 8 महीने में कोर्स कंप्लीट। और 1.5 लाख का बहुत ज्यादा महत्व था। बहुत था, क्योंकि पिताजी का पेमेंट जब हम गए थे उस समय शायद 1900 या 1800 फी था। अच्छा, 1900-1800 मतलब सैलरी थी? हाँ, सैलरी थी, पिताजी की सैलरी थी, महीना में उतना ही पैसा मिलता था। तो दिल्ली हमने गए। दिल्ली में हमारी बड़ी सिस्टर का पिताजी ने शादी जो किया था, तो बड़े वाले जिया जी एयरफोर्स में थे, वहीं पोस्टिंग थे, उन्हीं के डेरा पे हम रह रहे थे। तो वहाँ पे गए, जब हमने इंक्वायरी किया मुखर्जी नगर का, तो लगा कि पिताजी नहीं हो पाएगा, सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ट्यूशन का फी बहुत था। फिर हमने भैया से बोला, तो भैया का भी पेमेंट उस समय 6-7 हज़ार रुपया स्टार्टिंग उनको मिल रहा था। तो सारा घर वालों ने राय किया कि ये तो नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से मुझे पटना बुला लिया गया, और पटना में कोचिंग का फी कम था। हमने पटना आया और एक कोचिंग पकड़ा, वहाँ पे 10,000 फी था कोचिंग का। अच्छा, मतलब जो तैयारी वहाँ 1.5-2 लाख रुपए में सिर्फ नहीं, वो तैयारी नहीं, वो तो यूपीएससी का था। अच्छा, तो उसका फी ज़्यादा था। अच्छा। हमने पटना आया, तो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव तैयारी का फाउंडेशन बैच जो 0 लेवल से तैयार होता है, उसका हम बात कर रहे हैं। तो जब हम बैच वहाँ पे ज्वाइन किए और पढ़ने लगे पटना हम मुसल्लहपुर के पास रह रहे थे, रूम मुसल्लहपुर था, कोचिंग भी मुसल्लहपुर हाट के पास ही था। तो वहाँ पे मेरा मतलब नया दौर एक शुरुआत हुआ, और इधर चूंकि डिग्री की भी पढ़ाई मेरी चल रही थी। तो इसमें जो उस समय जो खर्चे आते थे, वो कौन, पिताजी देते थे या जो आपके भैया जो जॉब में थे? नहीं, भैया का जब सैलरी मिलने लगा ना, तो टोटल मतलब भैया हमको पेमेंट देने लगे, मंथली जो भी पैसा मिलता था, कुछ अपना काम चलाते थे और कुछ मेरे पढ़ाई के लिए भैया भेजते। भैया बहुत मोटिवेट किए मुझे, वो लगातार कितना भी उनके शरीर पे कष्ट हो जाए, वो मुझे पता है कि भैया अपने काम से गए थे, चूँकि स्टार्टिंग था, पैसा का दिक्कत था। वो बाइक से शायद होता है फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का काम, तो बरसात उरसात में भैया स्लिप भी कर गए थे। एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हमसे नहीं बताया। हमने पूछा, बोले कुछ नहीं हुआ, तुम अपना तैयारी करो, आराम से तुम पढ़ो, और लगातार मुझे मोटिवेट करते रहे। जब हमने पटना कॉम्पिटिटिव तैयारी शुरू किया, तो उस समय हम भैया से बोले, भैया आईटीआई करने पे तुरंत नौकरी हो जा रही है। अच्छा, क्योंकि उस समय रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती थी, और आईटीआई के बेस पे होता था। आईटीआई के बेस पे टेक्नीशियन क्षेत्र में आसानी से हो जाता था। तो इसके लिए भैया बोले क्या करना होगा? हम बोले कि आईटीआई का सर्टिफिकेट मुझे आईटीआई करना होगा। तो उन्होंने बोले कर लो। तो पटना अनीसाबाद से आईटीसी एक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे हमने जाके पता किया, तो 14,000 रुपया लगा, जिससे हमने डीजल मैकेनिक का सर्टिफिकेट ले लिया, और उसके बेस पे हमने लोको पायलट का फॉर्म डाला। अच्छा, फॉर्म डाले तो पहले हम लोगों के समय ऑफलाइन होता था, उसमें 40 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगता था, और 17 जोन था लगभग, उसमें फॉर्म सब में डाल दीजिए। हमने फॉर्म डाला, 2 डेट पे मुझे एग्जाम मिला, एक मुंबई बोर्ड में मिला और एक जम्मू बोर्ड में मिला। अच्छा, हमने दोनों बोर्ड का परीक्षा दिया, दोनों का रिटन एग्जाम हमने निकाल लिया, घर में काफी खुशी हुआ। उसके बाद अगला एग्जाम, उसमें रेलवे लोको पायलट में साइको का होता है, साइको टेस्ट। अब साइको टेस्ट का तैयारी पटना में बेहतर नहीं होता था, उसके लिए स्पेशली एक शिक्षक थे जो नवादा के रहने वाले थे, मोदी साइको से फेमस थे। अच्छा, फिर वहां से हमने बस पकड़ के 1 सप्ताह की तैयारी था, फिर वहां रहने का व्यवस्था, पैसा की भी तंगी थी और इसी में जुनून भी था। फिर हमने चला गया नवादा, और उस समय नवादा जाके 7 दिन रहे, वहाँ साइको का तैयारी किया। अच्छा, फिर नवादा, हाँ बिहार में ही नवादा में, वहाँ बहुत सारा किताब भी उनका प्रकाशित होता था। फिर हमने साइको का तैयारी किया,
उसके बाद दोनों जगह हमने साइको दिया। तो साइको दिए तो उस समय हुआ क्या, जम्बू बोर्ड में साइको निकला, मेरिट बना, मुंबई में हमने छट गया। अच्छा। और जम्बू बोर्ड में जो फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा नौकरी हो गया। तो ये नौकरी कब की बात है? ये 2011-12 की बात है। 11 में आपकी नौकरी लग गई। तो फिर आप नौकरी में आगे कंटिन्यू किए या फिर कैसे? वहाँ पे एजुकेशन हमने के गया, क्षेत्र में? अच्छा। वहाँ पे हमने गया, क्योंकि घर का जो कंडीशन था, भैया भी घर पे नहीं थे, और पठानकोट थोड़ा एकदम लास्ट साइड में पड़ता है, और नौकरी भी जरूरी था। लेकिन इस बीच में कुछ पैसे का मुझे आर्थिक तंगी था, तो बिना बताए हम कोचिंग सेंटर में काम कर रहे थे। अच्छा। मुझे 1500 तो अपने खर्च को चलाने हाँ, के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, घर का कंडीशन सब मुझे पता था। तो हमने कोचिंग में काम कर रहे थे, वहाँ मेरा काम था कि जो भी बैच स्टार्ट होता था कार्ड चेक करना। अच्छा। स्टाफ का काम गेट पे कार्ड चेक करना, 1500 रुपया मुझे सर दे रहे थे। अच्छा। तो 1500 काफ़ी था, रूम रेंट दे देते थे। एक रूम में 2 पार्टनर थे, 2400 लगता था, 1200 मेरा रूम रेंट, 1200 उसका, तो काफ़ी मुझे मदद मिलता था। तो हमने उनके कोचिंग में सुबह में, चूंकि बैच होता था, तो सुबह हमें 3 घंटे हमने कार्ड चेक किया, मतलब किसका एडमिशन है, हाँ, किसका फी बाकी है, किसका नहीं है, वही कार्ड चेक करना होता था। और उसी क्षेत्र से मेरा भी लगाव काफ़ी था। फिर शाम में 2 बैच चेक करना था। गुरुजी काफ़ी मानते भी थे। और आज हम जो भी हैं, मार्कर पकड़ना उन्होंने ही मुझे सिखाया, कैसे बेटा पैसा कमाया जाता है, एकदम छोटे भाई की तरह उन्होंने नाम अगर लेना चाहे तो? हाँ, पटना में उठे, 53 वत्स जीएस सेंटर चलता था नया टोला में। अच्छा। नया टोला में चलाते थे, उस समय काफ़ी बच्चे थे। अभी वो दिल्ली में पढ़ाते हैं, आईएएस कोचिंग में पढ़ाते हैं। एक काफ़ी राकेश यादव फेमस टीचर है, उन्हीं के साथ वो पढ़ाते हैं। अच्छा। उसके बाद की जो आगे की जो जर्नी, हाँ, हम बता रहे हैं जी। वहाँ पे फिर बीच में क्लास खाली रहता था। अच्छा। बीच में क्लास खाली रहता था, तो हमने सर से बोला कि सर हम मैथ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ हमारे लॉज के ही बच्चे हैं, 5, 10, 15 बच्चों को हम यहीं पे पढ़ा लें। तो सर ने इजाज़त दे दिया। ये मेरे लिए, मेरे मतलब लाइफ का हमारा एक टर्निंग पॉइंट था, शिक्षक बनने के। शिक्षक, हाँ। चूंकि हॉस्टल में भी हम सीनियर हो गए थे, काफ़ी दिन से पटना में थे, तो बच्चे क्वेश्चन पूछने आते थे, और मुझे क्लासरूम मिल गया। सर बोले पढ़ा लो। हमने वहाँ पढ़ाना शुरुआत किया। स्टार्टिंग में मैथ का फी हमने एडवांस मैथ स्टार्ट किया पटना में, क्योंकि उस समय पटना का जो माहौल था, आज भी कोचिंग सेक्टरों में माना जाता है कि जिस कोचिंग में लड़के लड़कियों का अनुपात बढ़िया होता है, मतलब ऐसा नहीं केवल अगर लड़का है फिर भी धीरे धीरे कम होता है। उस समय हमने एक हैंडबिल छपवाया, पैसा का तो तंगी था, हैंडबिल छपवाया जिसमें लड़कों का फी एडवांस में 3 महीने का बैच होता है, 3 महीना में एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाता है। तो लड़कों का फी 300 रखा और लड़कियों का निःशुल्क कर दिया। अच्छा, ताकि एक भीड़ आ जाए, लोग मुझे जानना शुरू कर दे। और चूंकि जुनून था, काफी हमने बढ़िया से उस बैच को पढ़ाया, और फर्स्ट बैच में हमको लग रहा है 100+ स्टूडेंट हो गए। 300 रुपया था, जिसमें हमको लग रहा है 60 के करीब बच्चे थे, पैसा आना शुरू हो गया। अब मुझे लगा कि इस क्षेत्र में पैसा बहुत है। और हमने वहीं से शुरुआत किया, लगातार हमने बैच चलाया, 14 तक हमने पढ़ाया। और यहाँ पे इसी बीच लोको पायलट का जॉब मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, क्योंकि उस समय ड्राइवर का जो लाइफ स्टाइल होता है अच्छा नहीं होता है। आज ट्रेन में इस मतलब यहाँ से इस जंक्शन से वहाँ जाइए, फिर उस लॉबी में रहिए, 24 आवर की ड्यूटी है एक तरह से, रात भर भी ट्रेन चलाना पड़ता है। और चूंकि मेरा लक्ष्य जो था काफी बड़ा था, अगर हम ज्वाइन किए होते तो सिमट जाते हैं। और कोचिंग पढ़ाने लगे, पैसा आने लगा, घर पे भी हमने मदद करने लगा, घर के लोग काफी खुश थे और काफी पैसा, मतलब जिस चीज की कमी थी वो उसकी पूर्ति होने लगी। क्योंकि अभी तक सीमित पैसा पिताजी कमाते थे, सीमित पैसा भाई कमाते थे, और मेरे पास था जितना मेहनत करो उतना कमा लो। धीरे धीरे बहुत बढ़िया मेरा कोचिंग चलने लगा। सन 2014 की बात है, पिताजी का तबीयत खराब हो गया और छपरा में ही उपहार नर्सिंग होम में पिताजी भर्ती हो गए। अच्छा। पिताजी मतलब काफी तनाव में रहते थे पिताजी, इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर नहीं था, तो शुगर, सबसे पहले ब्लड प्रेशर हुआ, जो उन्होंने झेला, जो फेस किया उन्होंने, उसकी जब वजह हम से बच्चे थे उस समय का, ब्लड प्रेशर, शुगर होने की वजह से धीरे धीरे कंटिन्यू इसमें दवा खाना होता है। उनका तबीयत 14 में पूरा खराब हो गया और वो यहाँ पे एडमिट थे, और हम पटना ही थे। मुझे फोन किए कि कम से कम आके मिल लो। कोचिंग वालों का लाइफ बड़ी व्यस्त होता है, समय नहीं होता हम लोग के पास। एक रविवार भी मिलता है ना, तो लगता है कि हम टेस्ट ले ले ताकि बच्चों का परफॉर्मेंस पता चले, फिर अगला जो वीक हो उस हिसाब से हम मेहनत करें, तैयारी करें। हाँ, तो पिताजी जब फोन किए तो एक करंट की तरह लगा, क्या हो गया, क्योंकि हम पिताजी के लिए मेहनत कर रहे थे। जब पिताजी का फोन आया तो उस समय काफी पटना में जाम का समस्या हुआ करता था जिस क्षेत्र में हम थे। आया तो वहां से हम एकदम तेजी में निकले NIT घाट के पास, और वहां से ऑटो पकड़ के मुझे जाना था गाय घाट। वहां से ऑटो तो मिल गया,
और उस समय 2014 में शायद आपको भी याद होगा, गांधी सेतु पुल दोनों साइड जाम बहुत रहता ज्यादा जाम था। रहता था, बिल्कुल। वहाँ लोग सुबह से जाम में रात हो जाता था। हमने क्या किया कि टोटल 8-9 किलोमीटर की दूरी दौड़ते हुए तय किया अच्छा। वहां से कि पिताजी से मिल ले, क्या हो गया पिताजी को। और शब्द ही उन्होंने ऐसा चुना था कि आके एक बार मिल लो। हाँ आके मिल लो, बेड पे एडमिट थे, बहुत सारे लोग आ गए थे। अब वहां से हम दौड़ते हुए उतना दूर सफर तय किए, मतलब रामशीष चौक के पास एक ऑटो मिला या बस मिला, लटक के जैसे भी हो हमने हाजीपुर आया और वहां से भागते हुए छपरा आया। देखे तो पिताजी का तबीयत ठीक नहीं था। फिर वहाँ से हमने पटना में ही पता किया, बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने एक डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर विजय प्रकाश गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे। पिताजी का इलाज हम वहाँ कराने लगे, क्योंकि काफ़ी खर्चीला था, क्योंकि लीवर सिरोसिस का अंश था। अच्छा। वहाँ पे इलाज होने लगा और इसी बीच में पिताजी का हर एक 3 महीना पर ले जाके इलाज कराना था। मतलब आपकी जो व्यस्तता है वो पारिवारिक जीवन में, मतलब पिताजी की देख रेख में ज़्यादा होने लगी, और उसकी वजह से पटना रहना आपके लिए, वहाँ पे क्लास चलाना ये मुश्किल हो रहा था। हाँ, तो 14 में जब हुआ, भैया चूंकि बाहर थे, घर पे कोई था नहीं, तो इसी बीच पटना हमने छोड़ भी दिया। और पटना छोड़ के चूंकि पिताजी को भी देखना था, तो छपरा में हम देखें, आके छपरा में सोचे छपरा में ही बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब हम आए तो देखे कि बहुत सारे कोचिंग तो है कॉम्पिटेटिव, लेकिन सभी विषय का तैयारी एक जगह हो जाए ऐसा छपरा में कोचिंग नहीं था। मतलब अलग अलग विषय की तैयारी, अलग अलग छपरा में जैसे था ना कि जैसे रीजनिंग मैथ कोई पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई जीएस का केवल आर्ट्स सेक्टर लिया है, तो कोई साइंस सेक्टर लिया है, मतलब बच्चों को काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं नया कॉन्सेप्ट लेके हम आ जाए। और चूंकि पटना में कोचिंग चलाने का आइडिया था, मतलब पूरा आइडिया था, पूरा आइडिया था, का भी आइडिया था, और हमारे जो गुरुजी थे वो बोले कि प्रभात, हम तो पहले बैच में इतना बच्चा नहीं बिटोर पाए जितना तुम बिटोर लिया, वो भी मामूली खर्च करके। अच्छा। केवल हमने हैंडबिल बंटवाया था। पटना में एक भिखना पहाड़ी काफी व्यस्त चौक, वहां पे लगभग 2-3 बच्चा रख के हमने हैंडबिल बंटवा दिया पूरा, और बैच मेरा बढ़िया बन गया। पूरा आइडिया था कि कोचिंग प्रॉपर वे में कैसे चलेगा, तो वही चीज आप छपरा में लागू किए। और 14 में जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे जब हम कोचिंग खोले तो सेम आइडिया लेके आ गए। सबसे पहले मेरे पास हैंड्स था, क्योंकि पटना में तैयारी करने वाले और भी हमारे दोस्त थे, वो छपरा साइड के ही थे, जिसमें एक थे हमारे महाराजगंज को, उनका भी था, एक थे प्रभुनाथ नगर के। तो हम लोग 3 आदमी मिले और कोचिंग बजरंग नगर में, चूंकि सबसे पहले हमने सर्वे किया कहाँ कोचिंग बढ़िया चलेगा, तो हमने 2-3 जगह सर्वे किया। उधर म्युनिसिपल चौक साइड भी किया, तो घर से थोड़ा दूर था। आपके घर से? हाँ, मेरे घर से थोड़ा दूर था। बजरंग नगर हमने चुना, यहाँ पे सेटअप डाला और कोचिंग स्टार्ट किया, क्योंकि अब पैसे का दिक्कत थोड़ा कम हो गया था। मतलब फाइनेंशियली आप वहाँ से ठीक ठाक हो गए थे। तो यहाँ पे हमने सेटअप डाला, तो हमने यहाँ पे किया क्या कि पहला बैच निःशुल्क पढ़ा दिया। अच्छा, पूरा निःशुल्क। कितने बच्चे थे उसमें? पहला बैच जब निःशुल्क पढ़ाया तो मेरे पास मात्र 12 बेंच थे। अच्छा। और बैठने का जगह नहीं था। निःशुल्क पढ़ा दिया, चूंकि मुझे कंसेप्ट पता था, और चूंकि हम लोग पटना में पढ़ाए थे तो पता था कि जो बच्चे एक बार आ जाएंगे दोबारा मेरे पास से जाने वाले नहीं है। इस टाइप से हम लोगों ने, और जो भी हमारे साथ फैकल्टी थे, सबके पास एग्जाम निकालने का, मतलब सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हुए, कोई नौकरी में था कोई नहीं था, इस टाइप से हम लोग का जो टीम थी वो अच्छी टीम क्योंकि अनुभवी टीम थी, वो सभी लोग क्रैक किए हुए थे या फिर उसमें अच्छा अनुभव था? जी। तो जब यहाँ से ये चीज़ें हुई और उसके बाद बहुत बृहद स्तर पे आपने इसकी शुरुआत की, बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में बच्चे आपके सिलेक्ट भी हुए जी। एक चीज़ बताइए जो आज के डेट में कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी है, जो आपके अपने अनुभव से, क्या उन बच्चों को अभी ऐसी कमी लगती है आपको कि उसमें सुधार करना जरूरी है, जो आप क्लासरूम में भी बोलते हैं उसके बावजूद भी बच्चे उस पर अमल नहीं करते? देखिए, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, देखिए कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सभी विषयों का तैयारी चाहिए। मतलब हर एक क्षेत्र का जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते। जैसे अब देखिए, जैसे में रीजनिंग ले लीजिए, रीजनिंग में 3 प्रकार का रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, आपका आईक्यू टेस्ट। मैथ्स में ले लीजिए 3, बेसिक, अर्थमेटिक, एडवांस, और सारा मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आ जाइए जीएस में, जीएस तो समझिए अथाह समंदर है। छपरा में बहुत सारे जीएस का कोचिंग है, हमने देखा, कमी को ढूंढा तो कमी यही था कि बस एक टीचर उस कोचिंग पे मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। और पटना में हम लोग कोचिंग चला रहे थे तो जीएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, जो भी है सबके अलग अलग फैकल्टी थे। अच्छा। जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे स्पेशली ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री पढ़ा रहे स्पेशली हिस्ट्री, जो पॉलिटी पढ़ा रहे स्पेशली पॉलिटी,
इस टाइप से कंसेप्ट पटना में चलता था। और चूंकि छपरा में हमने देखा एक ही टीचर सब पढ़ा रहा है, हाँ, तो क्वालिटी नहीं आ पाएगा फिर, बिल्कुल। और मानना है कि अगर मेरा आर्ट्स मजबूत है तो साइंस कमजोर होगा, बिल्कुल। साइंस मजबूत है तो आर्ट्स कमजोर होगा। और हमने लोको पायलट का तैयारी किया था तो मेरा खुद का रीजनिंग, मैथ और साइंस बेहतर था। हम टेस्ट भी जिस कोचिंग में मारते थे लगभग टॉप 10 में रहते थे। रीजनिंग, मैथ और न्यूमेरिकल साइंस में मेरा पूरा पकड़ था। जब हम लोग कोचिंग खोले तो इस कदर कोचिंग हम लोगों का हिट कर गया, लगातार बैच पे बैच बनते रहा। और पहला बैच का फी हमने रखा 1150 रुपया, क्योंकि मुझे हाँ, एक बैच निःशुल्क पढ़ाया। नहीं, यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे। जो हमने कहा कि वो कौन सी ऐसी बात है जो बच्चों को, हाँ। मतलब आप क्लासरूम में भी कहते हैं कि ये चीज़ ऐसा नहीं करना है या फिर ऐसा करना है, जो बच्चे सुनने के बाद भी नहीं मानते, जो अमल नहीं करते, उनको इस कैमरे पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज के दौर में सबसे पहले बच्चे जो हैं थोड़ा मोड़ा मोबाइल से डिस्टेंस मेंटेन करें। मतलब ये दिक्कत आपको दिख रही है? बिल्कुल। या मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो पढ़ने के लिए करें। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल में इतना सारा अनर्गल ऐप रख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए सेट मारने बच्चा बैठा, तब तक कोई मैसेज आएगा, इधर माइंड कंसंट्रेट था, उधर हो गया, फिर कुछ हुआ, मोबाइल बजा, फिर उसको परेशानी आ रहा है। और दूसरा, आज के डेट में अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको मेंटली, फिजिकली एकदम प्रिपेयर रहना है। हाँ, फाइनेंशियली तो जो लग रहा है वो तो लगना ही है। मतलब क्योंकि देखिए, कोई भी नौकरी लीजिए, उसमें सबसे पहला टेस्ट आपका तो होता है रिटन टेस्ट, दूसरा फिजिकल टेस्ट। और बहुत सारे बच्चे हैं कि अगर रिटन टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं तो फिजिकल। अभी मेरे यहाँ देखिए, पिछले बार बिहार दरोगा में टोटल मेरे यहाँ 12 रिजल्ट था। बिहार दरोगा में हमने अपने बच्चों को हॉस्टल पे भी रखा दौड़ने के लिए, लेकिन दरोगा वाले बच्चों का थोड़ा उम्र ज्यादा था। तो हुआ क्या, फाइनल मात्र 3 ही मेरिट बना। अच्छा, उसमें मेरिट 12 पास हुए रिटन? हाँ, लेकिन फाइनल पहुंचते पहुंचते ना उनका संख्या 3 हो गया, जिसमें 1 लड़की और 2 लड़का। अच्छा। तकलीफ होता है कि बच्चे अपने आप को अगर रिटन पूरा ठीक ठाक कर लेते हैं तो फिजिकल खराब कर लेते हैं। जिसका फिजिकल ठीक है उसका रिटन ही है। मतलब बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर कोई भी कंपटीशन, इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो मेंटली, मतलब आपको नंबर्स जो है वो अच्छे आने चाहिए, और साथ ही साथ फिजिकली भी आपको फिट होना पड़ेगा, जिसमें दौड़ हो या बाकी जो कूदने का हो, जो भी, वो सारा चीज। उसका देखिए सबका अलग अलग है। जो बच्चे मान लीजिए अभी अपने बिहार में सबसे ज्यादा है वर्दी का ज्यादा जुनून है। पुलिस हुआ, एसआई हुआ। मतलब अभी बीपीएससी में मेरा एक चेला था, रैंक बढ़िया नहीं मिला था, उसको छोड़ के फिर बीपीएससी दिया और उसमें अच्छा रैंक लाके डीएसपी बना। हमने लगातार मोटिवेट करते रहा। उसकी सिस्टर भी मेरे यहाँ पढ़ी थी। तो अभी अपने यहाँ देखा जाता है वर्दी का काफी शौक है, और बच्चे शौक पाल ले रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। अभी जैसे लाइब्रेरी का क्रेज है, हमने अपने क्लास में देखा कुछ बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी जाइए तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स कोई खरीदे हैं, आपके पास नेट की दिक्कत है, तो वहां पे वो चीज पढ़िएगा ना। बिल्कुल। तो बच्चे लाइब्रेरी जा रहे हैं और वहां से 2-3 घंटे का मूवी डाउनलोड कर ले रहे हैं और रूम में देख रहे हैं। जब मुझे पता चला, देखिए हम लोग संडे को टेस्ट लेते हैं, तो अभी हम सारे कॉम्पिटिटिव बच्चों से यही बोलना चाहेंगे कि देखिए सबसे बड़ा चीज होता है सेल्फ स्टडी। हम शिक्षक क्या हैं, हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस हुआ, तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो मुझे पता चल जाता है इस बच्चे का कौन सा सेक्टर कमजोर है। टेस्ट से आइडिया लग जाता है कौन सा सेक्टर कमजोर है। फिर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए हम कुछ भी पढ़ा दें, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, दवा लाख लिख दे, आप खाएं ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं मेरे पास आते हैं काफी जुनून लेके, उनका 2-4-6 महीने तक जुनून भी रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनका जो होता है ना एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। और लगातार हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि रिजल्ट भी मेरे यहाँ सबसे ज्यादा दिखता है। बाकी आपकी जो ये सारी चीज़ प्रोसेस है, आपने अभी बीपीएससी का भी जो एग्ज़ाम क्रैक किया, उसमें भी आप सरकारी शिक्षक के तौर पे एक प्रमाणित कर दिया बच्चों को कि नहीं भाई देखो, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि हमने भी वो क्रैक किया। पहले भी आपने 2-3 नौकरी। बस एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि इस पूरे प्रोसेस में सफलता में आप किसको श्रेय देना चाहते हैं, और आपके पूरे जर्नी में मोटिवेशन पॉइंट, एक सिंगल मोटिवेशन पॉइंट क्या रहा है आपका? ये टोटल अभी तक जितना हमने सफर तय किया, इस सफलता के श्रेय में 3 आदमी जो सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट किया। एक हमारे पिताजी, दूसरा हमारे बड़े भाई, और तीसरा हमारे एक बचपन के गुरुजी थे जो जहां मिलते थे वहां पिटते थे। अच्छा। जयराम सर राजेंद्र कॉलेजिएट के जाने माने मैथमेटिशियन थे, और लोकमान हाई स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर हुए। अभी उनकी मतलब 1 महीना पहले वो एक्सपायर हुए हैं। अच्छा। काफी तकलीफ हुआ। आज उन्हीं का देन है कि मैथ हम लोग का इतना बढ़िया है। बेसिक उन्होंने अच्छे से हाँ, और एकदम समझिए तो गुरु की तरह पीटना, डांटना, बोलना, एकदम बढ़िया से गाइड करना।
बस वही अभी देखिए संजोग से जयराम सर भी इस दुनिया में नहीं है, पिताजी भी हमारे 2021 में चल बसे। लेकिन जो हमने चाहा था पिताजी के लिए जो करना, वो हमने किया। और एक जो वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे जर्नी में आपके लाइफ में आपके लिए क्या मोटिवेशन रहा, मतलब आपने जो जिया इन सब चीज़ों को, जो संघर्ष किया, उस समय कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको मजबूती से बरकरार रखी, खड़े रखी? सबसे ज्यादा मेहनत और संघर्ष हमने पिताजी का मेहनत देखा था। जो एक साइकिल लेके दिन भर आना जाना थकना, तो हमने वही देखा कि हमारे पिताजी जब इतना मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मतलब मेहनत को आप प्राथमिकता देते हैं कि किसी भी काम में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मेहनत आप लगातार कीजिए, और वो मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि कहीं बाहर से मिले, अगर आपके परिवार में भी वैसा संघर्ष दिख रहा है तो आपको मोटिवेट होने के लिए वो भी काफ़ी है। उस मोटिवेशन से अपने जीवन को में अमल करके और आप अच्छा कर सकते तो हैं। हमारे चारों बगल अगर देखा जाए बढ़िया लोगों का, बढ़िया लोगों के बारे में देखा जाए आखिर वो बढ़िया हुए कैसे, तो खुद आदमी मोटिवेट होने लगता है। तो प्रभात जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितनी चीज़ें आपने बताई है ये शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते हैं इस पूरे जर्नी को, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, आपने अच्छे तरीके से बात को रखा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे होंगे, या जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, या जो भी तैयारी करने वाले देख रहे होंगे, उनके लिए लाभान्वित होगा अगर आपकी बातों को अमल करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।